हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज पढ़ने वाले हैं, पार्ट 12। और पार्ट 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या था? सॉरी, थोड़ा सा मैं लॉन्ग खाया था तो उसका पार्ट बच गया था। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स ऑन क्या था? पहला क्वेश्चन ए, अल्कोहलिक लीवर डिजीज एंड इट्स स्टेजेस। पिछले पार्ट में हमने इसको अच्छे से पढ़ा दिया था। अभी के टाइम पे हम लोगों को क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ना है। क्या होता है क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस? चलिए जानते हैं। अगर मैं इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज की बात करूं तो इन्फ्लामेशन में जब आपके बवल मतलब जानते हो क्या होता है? इंटेस्टाइन। जब आंत में सूजन हो जाता है तो उसको इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज कहते हैं। और बवल डिजीज जो होता है, इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोन्स डिजीज होता है और दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज को शॉर्टकट में IBD भी बोला जाता है। IBD, इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज, जिसमें आपके क्रोन्स डिजीज आते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। ठीक है, हाँ। अब ये जो IBD है यानी इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है, जिसमें आपके क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं, इस दोनों को जानते हैं क्या होता है। ये दोनों कॉमनली एक प्रकार का कहीं ना कहीं जो आपके IBD के अंतर्गत आते हैं। तो IBD के नाम से ही पता चल रहा होगा, बवल मतलब होता है आंत यानी इंटेस्टाइन, और इन्फ्लामेशन यानी सूजन, यानी आंतों में सूजन आ जाता है। ठीक है, कह रहा है क्रोन्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज। मैंने बताया क्रोन्स हो चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, दोनों एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है। यानी क्रोन्स डिजीज एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है, IBD है। IBD का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो आप ध्यान में रखेंगे कि IBD स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज। ठीक है, हाँ। तो यानी क्रोन्स रोग, क्रोन्स जो डिजीज है, ये सूजन संबंधी आंत्र रोग है, यानी इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज का एक प्रकार है। इट कॉजेज स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ द टिश्यू इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी आपके पाचन तंत्र में, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में यह पाचन तंत्र की ऊतकों में सूजन पैदा करता है। ये जो आपके पाचन तंत्र हैं यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें कहीं ना कहीं सूजन पैदा करता है और उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। कह रहा इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज। यह एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है दैट अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग को अफेक्ट करने का काम करता है। यह क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला सूजन संबंधी आंत रोग है, यानी आंत में सूजन से संबंधित रोग है जो पाचन तंत्र की परत को प्रभावित करता है। कुछ इस प्रकार से पेट वगैरह यहाँ पे दर्द करता है, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं बवल में। अब टाइप्स ऑफ क्रोन्स डिजीज। अब क्रोन्स डिजीज के भी टाइप हैं। आपने क्या समझा यहाँ पर? एक्चुअली क्रोन्स डिजीज में आपके आंत में सूजन हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में सूजन हो जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में सूजन हो रहा है तो ये भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पर सूजन हुआ है ना। हाँ, एक होता है इलियोकोलाइटिस, कहीं पे भी आइटिस वर्ड लगा है यानी वहाँ सूजन हुआ है। इलियोकोलाइटिस यानी इलियम और कोलन में सूजन हुआ है। देखो भाई, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपका आंत है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूं तो इसके डुओडेनम होते हैं, जेजुनम होते हैं और इलियम होते हैं। तीन पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। एंड ये होता है सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। तो इलियोकोलाइटिस मतलब है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इलियम और कोलन, इसमें सूजन होता है। तो देखो, इन्फ्लेम्स द यानी इन्फ्लामेशन होता है एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम। देखो मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। एंड अ पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है कोलन, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता है। यानी कि इलियोकोलाइटिस तब कहेंगे, देखो क्रोन्स डिजीज एक प्रकार का IBD है यानी इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज है, यानी आंतों में सूजन के प्रकार का रोग है। अब ये आंतों में सूजन होने का प्रकार जो क्रोन्स डिजीज है, ये लोकेशन के आधार पे अलग अलग होता है। जैसे इलियोकोलाइटिस,
इलियोकोलाइटिस में नाम में ही पता चला इलियम और कोलन दोनों में इन्फ्लेमेशन होता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, आपने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अलग से 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो इलियम यानी कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट हैं और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कोलन, इस दोनों में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको इलियोकोलाइटिस कहते हैं। यानी छोटी आंत के अंत में इलियम और बड़ी आंत के एक हिस्से में सूजन हो जाती है। एक होता है इलियाइटिस। इलियाइटिस नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ इलियम में इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेम्स द लास्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इलियम, यानी छोटे आंत के अंतिम हिस्से इलियम में सूजन हो जाते हैं, उसको इलियाइटिस कहते हैं। ठीक है। हाँ, अगर देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया गया है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट हैं उसके आधार पर है। फिर एक गैस्ट्रोडुओडेनल क्रोन्स डिजीज। गैस्ट्रोडुओडेनल मतलब हुआ, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टोमक, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टोमक। जैसे ये आपके माउथ हैं, ये माउथ है, इसोफेगस है, ये आपका पेट है और ये डुओडेनम है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता है इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो ये डुओडेनम होता है। तो गैस्ट्रो डुओडेनम मतलब है कि गैस्ट्रो मतलब पेट और डुओडेनम, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसको गैस्ट्रो डुओडेनल क्रोन्स कहते हैं, यानी इन्फ्लेम्स द स्टोमक। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टोमक, एंड स्टार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डुओडेनम। समझ रहे बात को? ठीक है। यानी डुओडेनल के स्टार्टिंग वाले हिस्से में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग वाले हिस्से में पेट और छोटी आंत के प्रारंभिक हिस्से, पेट और छोटी आंत के प्रारंभिक हिस्से यानी डुओडेनम में सूजन हो जाते हैं तो उसको गैस्ट्रोडुओडेनल क्रोन्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, फिर है जेजुनो इलियाइटिस। क्या होता है जेजुनो इलियाइटिस, मतलब क्या होता है, इन्फ्लेम्स द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जेजुनो इलियाइटिस मतलब क्या है, जेजुनम और इलियम, समझ रहे बात को? हाँ, ये दोनों, यानी कि इन्फ्लेम्स द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम, यानी खास करके जेजुनम में यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, उसको जेजुनोलाइटिस कहते हैं, यहाँ पे जेजुनोलाइटिस कहते हैं। ठीक है। हाँ, फिर इसके कारण क्या हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज रिस्क, अगर परिवार में इतिहास में रहा है यानी फैमिली हिस्ट्री में रहा है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, यानी कई बार होता है कि आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द जीआई ट्रैक्ट, यानी असामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया पाचन तंत्र में सूजन पैदा करता है। यानी एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, यानी अगर इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं है तो उसके वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। करेक्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या है, जैसे स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग हो गया, डाइट हो गया, इन्फेक्शंस में ट्रिगर द डिजीज़, जो कि डिजीज़ को ट्रिगर करते हैं, जैसे धूम्रपान, आहार, संक्रमण रोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या है, माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस, यानी गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमेशन, यानी आंतों के बैक्टीरिया असंतुलन सूजन में योगदान कर सकता है। ठीक है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करते हैं। फिर क्या है भाई, साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे डायरिया, दस्त, है ना, दस्त मतलब है पतला लैट्रिन होना, फीवर होना, बुखार होना, फटीगनेस यानी थकावट होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग यानी पेट में ऐंठन होना, ब्लड इन योर स्टूल, मल में खून आना, माउथ सोर्स, मुंह में घाव या छाले बनना, रिड्यूस एपेटाइट, भूख में कम होना और वेट लॉस होना, एंड पेन नियर अराउंड द एनस ड्यू टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार होता है कि जो एनस के आसपास का एरिया है उसमें पेन होने लग जाता है। ठीक है। हाँ, फिर इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है सर, तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के लिए यानी क्रोन्स डिजीज के लिए एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये पहले लिखा गया है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में स्ट्रेस कम से कम लो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, स्मोकिंग कम से कम होना चाहिए, न्यूट्रिशन बढ़िया लेना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स अच्छा लेना चाहिए, टोबैको को अवॉइड करिए, तंबाकू वगैरह नहीं लेना है, अवॉइड अल्कोहल यानी शराब से बचना है। ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट क्या क्या यूज़ होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यहाँ क्या क्या यूज़ होते हैं सर, तो ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं यहाँ पर हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोन या फिर ब्यूडेसोनाइड, जो कि एंटोरोकोट ईसी के नाम से आता है, कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो कि आपके इन्फ्लामेशन को हेल्प करते हैं। वो एंटोरोकोट होना चाहिए यानी ईसी होना चाहिए, यानी एंटेरिक कोटेड होना चाहिए। एंटेरिक कोटेड इसलिए होना चाहिए ताकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कोई भी टैबलेट अगर वो पेट में जाता है तो डिसइंटीग्रेट होता है, अगर इंटेरिक कोटेड होगा तो पेट में उसका कुछ भी नहीं होगा, सीधा इंटेस्टाइन में आकर के डिसइंटीग्रेट होगा ताकि इंटेस्टाइन में अच्छे से वर्क करे। ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि आपके जैसे प्रेडनिसोन और ब्यूटेसोनाइड यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ओरल 5 अमाइनो सैलिसाइलेट्स यूज किया जाता है, जिसमें दे इंक्लूड सल्फासेलाजीन, जिसमें आपके सल्फासेलाजीन आते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेशर, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। दीज ड्रग्स ऑल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बट दे टारगेट योर इम्यून सिस्टम, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करने का काम करता है। क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करने का काम करता है इम्यून सिस्टम सप्रेशर, ठीक है। हाँ, फिर है एजाथायोप्रिन एंड मर्केप्टोप्यूरिन, दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। यानी कि जो आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जैसे कई बार होता है ऑटो इम्यून की वजह से होता है, आप ही के बॉडी के इम्यून सिस्टम आपके आंत पर अटैक करके उसको इन्फ्लामेशन करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके एजाथायोप्रिन और मर्केप्टोप्रिन। ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड मीथोट्रिक्सेट इज ऑल्सो यूज्ड इन, मीथोट्रिक्सेट भी एक प्रकार का इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करता है। इसका भी उपयोग आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में होता है। यानी क्या क्या यूज करते हैं, ओरल 5 अमाइनो सैलिसाइलेट्स, वेरी गुड, इसमें आपके सल्फासेलाजीन आते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेशर भी इस्तेमाल होता है। अब है अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखो, जब आपके क्रोन्स डिजीज हैं वही चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बस अंतर यह है लोकेशन का। ये कोलाइटिस यानी सीधा कोलन में, कोलन क्या होता है, सीकम कोलन रेक्टम, तो कोलन में यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इज यूजुअली ओनली इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। खास करके कोलन और रेक्टम में अगर इन्फ्लामेशन होता है, ये भी एक प्रकार का आईबीडी है, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, लेकिन ये इसमें आमतौर पर कोलन में यानी बड़ी आंत में जाकर के इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देते हैं। जबकि क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रोन्स डिजीज में ज़्यादातर क्या इफेक्ट होता है, पूछा जाता है कि क्रोन्स डिजीज में क्या इफेक्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन आपके देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें होता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे आए हुए हैं, आप लोग इसको करके दिखाइएगा, फिर मैं आप लोगों के देखता हूं कंसेप्ट बिल्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप सभी लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमियरली इन्वॉल्व इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें से कौन सा, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्वॉल्व है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्वॉल्व है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमियरली इन्वॉल्व इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल है आप सभी लोगों का, रुक जाओ, नेक्स्ट सवाल है आप सभी लोगों का, इसको करके दिखाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Which of the following is a common symptoms of both Crohn's disease and ulcerative colitis? इस दोनों का कॉमन सिम्टम कौन सा है, पेट में दर्द होना, हाइपरकैलमिया, वेट गेन या स्किन रैशेज? इसका जवाब दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन दोनों का सिम्टम है, दोनों का सिम्टम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन साइट्स ऑफ इन्फ्लामेशन इन क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में मेन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक के किस पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको इलियाइटिस कहते हैं, तो इलियम में अगर हो जाए तो उसको इलियाइटिस कहते हैं।
है ना, इलियाइटिस मतलब इलियम में हो जाए, करेक्ट। गैस्ट्रोडुओडेनल क्रोन्स डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन्स, गैस्ट्रो मतलब पेट, डुओडेनल यानी डुओडेनम यानी स्टोमक एंड डुओडेनम, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, स्टोमक एंड डुओडेनम, करेक्ट, नाम में ही लिखा हुआ है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड, कितने लोगों को आईबीडी क्लियर हो गया, क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोगों को पढ़ना है। देखो एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, यानी खून की कमी। मैं एनीमिया को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिले, ठीक है। हाँ, बेसिक एक डेवलपमेंट मतलब सबसे बेसिक तरीके से बोला जाता है एनीमिया का मतलब क्या है, बताओ। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी यानी ब्लड की कमी। हाँ, ब्लड की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अच्छा, ब्लड की कमी, मैं थोड़ा एक ब्लैक पेज पे लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे देखने में। आप लोग मेरे साथ बताना कि एनीमिया क्या होता है, तब फिर दोनों एनीमिया को बताएंगे। देखो एनीमिया का सिंपल मतलब है ब्लड की कमी, करेक्ट। अच्छा, ब्लड में किस कंपोनेंट की कमी हो जाती है, पूरे ब्लड की कमी तो होती नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा जब आप बड़े हो गए तो फिर आपने क्या पढ़ा, ब्लड में क्या कमी हो जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में से बताओ, बताओ भाई। ब्लड की कमी तो ठीक है, यस, सत्या जी ने जवाब दिया आरबीसी, कुछ लोग बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन, नहीं, पहले आरबीसी, फिर आरबीसी की कमी है ना, को भी एनीमिया कहते हैं, आरबीसी की कमी को भी एनीमिया कहते हैं, करेक्ट। अब आरबीसी किससे बना होता है, आरबीसी में क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को भी क्या कहते हैं, एनीमिया ही कहते हैं, एनीमिया ही कहते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन में हीम वाला पोर्शन क्या है सर, हीम वाला पोर्शन है आयरन, हीमोग्लोबिन में हीम होता है आयरन, है ना, आयरन जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, ठीक है। आयरन की कमी को भी क्या कहेंगे, एनीमिया ही कहेंगे, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, आरबीसी की मात्रा कम होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया। समझ गए बात को। हाँ, तो अगर आयरन की कमी, क्योंकि आयरन बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए बहुत जरूरी है ताकि आरबीसी का फॉर्मेशन हो, तो आयरन की कमी से जो होता है उसको हम लोग आईडीए कहते हैं। आईडीए मतलब जानते हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से। कैसे हो रहा है आयरन की कमी से एनीमिया, क्योंकि आयरन जरूरी है हीमोग्लोबिन के लिए, राइट। हाँ, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर आरबीसी की कमी हो जाएगी, फिर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। एक और होता है फैक्टर विटामिन B12, क्या, एक और फैक्टर है विटामिन B12, विटामिन B12 एंड B9, विटामिन B12 एंड B9, ये मैच्यूरेशन फैक्टर होता है, मैच्यूरेशन फैक्टर। मैच्यूरेशन फैक्टर मतलब समझते हो, मैच्यूरेशन फैक्टर यानी आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है, आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है, मैच्योर करने का काम करता है, करने का काम करता है, काम करता है, यानी आरबीसी को बड़ा करता है ना। जैसे मम्मी पापा तो क्या कहते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन उसको खिलाता है, बड़ा करता है, तो उसके दादा दादी जी, क्या ले मिला बाबू, क्या कर ले हो, बोलो बाबू, है ना। हाँ है ना। जैसे दादाजी लोग का सबसे पहला दोस्त उसका पोता, मतलब सबसे अंतिम दोस्त क्या होता है, उसके पोता या पोती होते हैं। जस्ट लाइक दैट इसका दादाजी होता है। आरबीसी बन तो जाता है, लेकिन आरबीसी को मैच्योर करने का काम ये विटामिन B12 और B9 करता है ना। हाँ, तो अगर विटामिन B12 को क्या कहते हैं भाई, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, करेक्ट। तो आयरन की कमी हो गई तो सीधा सीधा हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा। और आप ये दिमाग लगाओ कि अगर इसकी कमी हो गई, अगर विटामिन B12 की कमी हो गई और B9 की कमी हो गई तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, आरबीसी बड़ा बड़ा शेप का हो जाता है, इमेच्योर आरबीसी रह जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 एंड B9 ये दोनों,
ठीक है, साइनोकोबालामाइन एंड फॉलिक एसिड, इसको साइनोकोबालामाइन, इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, समझ गए? हाँ, इसमें एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी बड़ा बड़ा बनने लगता है, मेगा मतलब बड़ा बड़ा, और इमेच्योर आरबीसी बनता है, समझ गए? मैं ऐड कर देता हूं आप लोगों के नोट्स में इसको, मैं इसको आप लोगों के नोट्स में ऐड कर देता हूं, करेक्ट? भर पेट खाना खा लेने के बाद यही होता है पढ़ाने बैठो, है ना? चलो, तो आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ये देख लिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, अब समझ में आएगा। पहले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होगा? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से होगा, है ना? हाँ, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी कमी से होगा? आयरन की कमी से होगा। तो वही बोल रहा है, पता नहीं मेरा मुंह का स्वाद अजीब सा हो गया आज, नौजिया वाली फीलिंग आ रही है। गुड़ गुड़ मैं खा खा के मुंह का टेस्ट चेंज कर रहा हूँ। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल कॉल्ड मेगालोब्लास्ट्स। यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का एनीमिया है जिसमें बड़ा बड़ा लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल बनने लगता है, जिसको हम लोग मेगालोब्लास्ट कहते हैं। देखो, नॉर्मल आरबीसी ऐसा है, लेकिन मेगालोब्लास्ट में बड़ा बड़ा आरबीसी बनने लगता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, ये इमेच्योर रह गया। अब बड़की टग हो जाओ लेकिन मेच्योरिटी है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वही वाली बात है, इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का मतलब होता है B9। तो B12 और B9 की कमी से क्या होता है, जो कि इसेंशियल है फॉर DNA सिंथेसिस एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। आरबीसी के डीएनए सिंथेसिस के लिए और रेड ब्लड डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, और उसके मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का रक्त अल्पता है, यानी कि रक्त की कमी है जिसमें असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। यह विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है, जो डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ईटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी क्या क्या कारण है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का? पहला तो है फॉलिक एसिड की कमी, यानी कि विटामिन B9 की कमी, विटामिन, है ना, B9 की कमी। पीपुल हु सेल्डन कंज्यूम रॉ वेजिटेबल्स, वे लोग जो कम कच्ची सब्जियां खाते हैं, है ना? हाँ, जो कम कच्ची सब्जियां खाते हैं। करीना, इधर आओ तो, मेरा गेट खोलो, देखो गेट खुला हुआ है। रुक जाओ, थोड़ा नींबू काट के लाओ तो, थोड़ा सा नींबू काट के एक टुकड़ा देना तो। दाल में कोई कुछ कीड़ा उड़ा घुसा था क्या जी? तो खाना खेला वो उल्टी रंगा कहना लगी रहती है हमें, कोई चीज में चिपकी चिपकी गिर रहा रोकी। चल ठीक है जी, नींबू ना लड़े की कर ला, चल ठीक है छोड़। चलो, कौन बता रहा है छिपकली थी? पता नहीं, हम खाना खाए हैं, हमको लग रहा है खाना में कहीं छिपकली गिरा तो नहीं था। खाना खाने के बाद हमको उल्टी जैसा काहे लग रहा है वही हम पूछ रहे हैं कि भाई कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं गिरा हुआ था कुछ उसमें, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई पूरा उल्टी जैसा लग रहा है बार बार मेरे को। पीपुल हु सेल्डन कंज्यूम रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो कम कच्ची सब्जियां खाते हैं उनको, है ना,
ठीक है। अल्कोहल इंक्रीज फॉलिक एसिड डिमांड एंड कॉजेज विटामिन डेफिशिएंसी इन द डाइट, क्योंकि अल्कोहल अगर ज़्यादा लेंगे तो फॉलिक एसिड डिमांड बढ़ जाता है, जिससे कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। शराब से फॉलिक एसिड की मांग बढ़ जाती है और आहार में विटामिन की कमी हो जाती है। पेशेंट्स विथ स्मॉल इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, ऐसे पेशेंट जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है, हो पाते हैं विटामिन B9, उस कंडीशन में विटामिन B12 डेफिशिएंसीज यानी लो न्यूट्रिशनल इंटेक, नो मीट डेयरी प्रोडक्ट्स, ना ही कोई पोषण सेवन करना, ना ही मांस और डेयरी उत्पाद नहीं खाते हैं तो उसके लिए हो सकता है। पुअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन यानी पाचन तंत्र में खराब अवशोषण की वजह से होता है। ठीक है। चलो, साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ। एबनॉर्मल पेलनेस और लैक ऑफ कलर इन द स्किन, इसमें होता क्या है कि हल्का सा स्किन पीली पड़ जाती है, त्वचा जो है हल्का पीली पड़ जाती है। भूख की कमी होती है, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होता है, लैक ऑफ एनर्जी और टीयरिंग इजिली, मतलब टायर्डिंग इजिली मतलब है थकावट बहुत जल्दी होती है, डायरिया देखने को मिलता है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, नम्बनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फिट, स्मूथ एंड टेंडर टंग, जीभ का चिकना और कोमल होना, ये चीज़ें देखने को मिलता है। एंड इसके ट्रीटमेंट में क्या है भाई, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हुई है तो इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी पेशेंट इज गिवन मंथली इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की कमी हुई है तो मंथली विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया जाता है। ओरल सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो एन ऑप्शन, ओरल सप्लीमेंट्स भी ऑप्शन में होते हैं। फूड रिच इन विटामिन B12 इज रिकमेंडेड, जो फूड रिच इन विटामिन B12, ऐसे फूड जिसमें विटामिन B12 होते हैं जैसे अंडा, चिकन, फोर्टिफाइड क्रियल्स जैसे जो होते हैं, ऐसे क्रियल्स जिसमें विटामिन B12 ऐड किए हों, रेड मीट, मिल्क, सेलफिश, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जिसमें विटामिन B12 होती हैं। ठीक है। फॉलेट डेफिशिएंसीज में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थ्रू फॉलेट डेफिशिएंसी इज प्रोवाइडेड विथ ओरल और इंट्रावेनस ओरल फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, यानी अगर फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पेशेंट को ओरल या इंट्रावेनस फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है। डाइटरी चेंज ऑल्सो एलिवेट फोलेट लेवल्स एंड द रिकमेंडेड फूड इंक्लूड जैसे ऑरेंज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट्स, लेंटिल्स, दाल वगैरह, लेंटिल्स मतलब दाल वगैरह होता है, एंड ग्रेन्स वगैरह को थोड़ा बढ़ा दिया जाने के लिए बोलता है। ठीक है। हाँ चलो, चलो भाई आप लोग हमें बताना इसका क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ के प्राथमिक कारण क्या है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस। तो प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज इक्वल टू विटामिन B12। ठीक है। वेयर इज फॉलिक एसिड प्रीमियरली एब्जॉर्ब इन द बॉडी, आपके बॉडी में फॉलिक एसिड मुख्य तौर पर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्टमक, इलियम या डुओडेनम एंड जियोजेनम, तो डुओडेनम एंड जेजुनम। ठीक है। फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलिक एसिड इसेंशियल है किसके फॉर्मेशन के लिए बताओ, हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन के लिए, विटामिन D के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, या तो प्लेटलेट्स के लिए। तो फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर द फॉलोइंग ऑफ, जरूरी है हमारे हीमोग्लोबिन के हीम फॉर्मेशन के लिए, आयरन बनने के लिए भैया फॉलिक एसिड का बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होता है ना। हाँ, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चूँकि अभी थोड़ा उतना बेटर तरीके से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे नॉजियस फीलिंग आ रही है, इस वजह से मैं क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं ऐसे एंड नहीं करूँगा, मतलब ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो थोड़ा सा जब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ाएंगे कल ना, तो उसमें मेगालोब्लास्टिक को भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। चलो, तो अभी तो यहीं पर है, थोड़ा मैं बाहर जाके ऑक्सीजन वगैरह लेता हूँ। 15 मिनट के बाद सेंट्रल फार्मेसी पर आप लोगों का क्विज का डिस्कशन करना है। ठीक है। जो भी लोग क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं आ जाना, मैं ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट लाइव रहूँगा और उसमें डिस्कशन करूँगा, रिजल्ट भी मतलब टॉप 10 स्टूडेंट्स का अनाउंस करूँगा, एंड उसके साथ साथ आप सभी लोगों के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। ओके।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा पता नहीं क्यों नोजियस फीलिंग आ रही है, बोलने से थोड़ा नौजिया आ रहा है, तो देखते हैं इसको कैसे सही किया जाएगा। एंड कोई बात नहीं, ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैं अगले लेक्चर में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।